नमस्कार मेरे डीएलएड भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले साथियों। 1 जून को आपकी बीएसटीसी एग्जाम है, उससे पहले हम लोग आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो इसी के मतलब प्रोसेस में हम लोग आज की जो क्लास लेके आए हैं, आज का जो धमाकेदार सेशन होने वाला है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर होने वाला है। देखिएगा, 150 नंबर का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, 150 नंबर का सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो बड़े ध्यान से 20 के 20 प्रश्न समझिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं हो कि आपको नहीं समझ में आए, तो ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक कितना कार्य करता है, उसके कार्य क्षमता को किस प्रकार से आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर, कि परीक्षा में जिस प्रकार से रिजल्ट उसका रहे उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रमोशन कर दो। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है प्रमोशन का। दूसरा दिया है कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा, ये तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको दो टाइप के पॉइंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो पॉइंट होंगे पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट, और एक पॉइंट होंगे नेगेटिव पॉइंट। मतलब आपको ना जो नेगेटिव पॉइंट है वो तो सबसे पहले ही क्रॉस कर देने हैं। ठीक है, उनको तो आपको कंसीडर भी नहीं करना, उनको तो आप लोग पहले ही फ्रेम से हटा दीजिएगा क्वेश्चन से। ठीक है, लेकिन जो पॉजिटिव प्रश्न होते हैं, पॉजिटिव जो ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको फिर छांटना पड़ता है कि बेस्ट कौन सा है। ठीक है, उनमें से आपको छांटना पड़ता है कि बेस्ट कौन सा है। तो हम लोगों ने ये तो कर दिया, दूसरा तो कैंसिल। तीसरा ऑप्शन है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। पहला भी हमें लगता है कि ठीक है, चलिए किसी व्यक्ति ही तो है, व्यक्ति है तो लालच आ जाएगा पदोन्नति का। ठीक है, अच्छा वेतन देकर, वेतन के लिए अध्यापक कभी भी कार्य नहीं करता, इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, अध्यापक कभी भी वेतन के लिए कार्य नहीं करता। दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो चुके हैं, ये दोनों नेगेटिव ऑप्शन थे। अब इनमें देखिएगा, इनमें ना आपको ऐसा मतलब जिंदगी में आप जितने अच्छे नहीं थे ना, उससे भी अच्छा बनना आपको टीचिंग एप्टीट्यूड सोल्व करते टाइम। इतने अच्छे बन जाओ कि आपका आंसर खुद ही निकल के आएगा। अब बताओ, आपको किसी भी लालच में काम नहीं करना है। सबसे पहले तो प्रमोशन के लालच में काम करोगे आप लोग, इसीलिए इस ऑप्शन को भी कैंसिल करके आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो पहले प्रश्न का आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अध्यापक के कार्यों की अगर आप लोग तारीफ करेंगे तो उसको एक अभिप्रेरणा मिलेगी, उसको मोटिवेशन मिलेगा और वो अधिक कार्य करेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखिएगा कि शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत है किसके लिए। सबसे पहला तो शक्ति, और दूसरा दिया है हमें सत्ता। ठीक है, शक्ति और सत्ता समझिएगा। ऑप्शन ए महिलाओं के लिए, ऑप्शन बी पिछड़ों के लिए, ऑप्शन सी बालकों के लिए, और ऑप्शन डी ए और बी की दोनों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो शक्ति और दूसरा सत्ता। देखिए, सत्ता, बालकों को सत्ता क्यों चाहिएगी। बालक होता है अपने अपने अंदर ही मस्त रहता है, बढ़िया खेलने कूदने में विश्वास रखता है, पढ़ाई करता है, यही तो काम करता है। उसको ये थोड़ी ना है कि उसको अभी पीएम बनना है, उसको अभी सीएम बनना है, उसको अभी फॉरेन मिनिस्टर बनना है, कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो बालक वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में अब आप तीनों में से बेस्ट ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको ऑप्शन डी ही मिल जाएगा कि ए और बी दोनों आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो लोग पिछड़े हैं, मतलब कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जिनके पास में पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, उनको सत्ता में आने का एक अवसर देती है शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है वर्तमान में आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी जनजातियां देखी होंगी, ऐसी जातियां देखी होंगी जिनको शिक्षा के कारण वो अभी सत्ता में है। ठीक है, और शक्ति, महिलाओं के साथ पहले कितना दुर्व्यवहार किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में शिक्षा जिस प्रकार से महिलाओं में बढ़ी है, महिलाएं शिक्षित होने लगी है, तो उनके पास में शक्ति आ गई है, मतलब वो अब खुद के लिए स्टैंड ले सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा दूसरे प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। शिक्षित बेरोजगारी होती क्या है, जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा उत्तर कैसे दोगे। ठीक है, तो शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है। तो देखिएगा, शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ है कि वे लोग जो शिक्षित हैं, सबसे पहले तो शिक्षित है मतलब पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बेरोजगार हैं। क्या है भाई, बेरोजगार, मतलब जिनके पास में रोजगार नहीं है शिक्षित होने के बावजूद भी। भारत में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे आप लोगों ने, जैसे एमएड कर रखी है लोगों ने, एमएससी, मतलब एमएससी तक पढ़ाई कर रखी है, पीजी यूजी सब करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनके पास में रोजगार नहीं है। ठीक है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है भारत में। सबसे पहला ऑप्शन है कि सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। ऑप्शन बी शिक्षा का व्यापक प्रसार। ऑप्शन सी है उद्देश्यहीन शिक्षा। ऑप्शन डी है घटिया स्तर की शिक्षा। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ये आपके लेवल से बहुत हाई है। आप जब लोग बीएसटीसी कंप्लीट करोगे और टीचर बनने की तैयारी करोगे, आप लोग जब रीट एग्जाम दोगे,
रीट एग्जाम दोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, आज के टाइम में बालकों को ना उद्देश्यहीन शिक्षा दी जा रही है। मतलब आप लोगों को ऐसे समझिएगा कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको करना है कुछ बड़े होके आपको खुद का बिजनेस करना है। ठीक है, आपको खुद का बिजनेस करना है, लेकिन आपको पढ़ा क्या रहे हैं, 10वीं 12वीं क्लास में आपको पढ़ा रहे हैं कि कविता पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने कुछ लिख दिया वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेफिजूल की चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, 10वीं क्लास में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। आपका कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी उसको पास करना जरूरी है, वरना आप लोग अगली क्लास में नहीं जा सकते। तो ये ना उद्देश्यहीन शिक्षा है, मतलब कि इसका कोई भी उद्देश्य नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जो चीजें आप पढ़ रहे हो उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो भारत में ये बहुत ज्यादा उद्देश्यहीन शिक्षा बहुत ज्यादा है। ठीक है, जबकि स्किल पे ध्यान नहीं दिया जाता भारत की शिक्षा में। तो ये एक चीज सुधार करने की आवश्यकता है भारत की शिक्षा तंत्र में। आगे चलते अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा शिक्षा हमें क्यों ग्रहण करनी चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्ति को विद्वान बनाती है, ऑप्शन बी है व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, ऑप्शन सी है व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। चलिए, अब ना बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैंने एक तरीका बताया था कि जहां भी ये सभी दिखे तो उसमें से ना आपको 80 से 90% जो आंसर है वो वही होगा, लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ये टिक करेंगे, लेकिन गलत है। क्यों गलत है? ये सभी वाला गलत होने के लिए आपको इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न का आंसर है ना वो गलत ढूंढना है। अब देखो, ऑप्शन सी देखो, यहाँ लिखा है क्या कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति को अर्थोपार्जन मतलब कि पैसे कमाने के योग्य बनाती है। तो क्या शिक्षित नहीं होगा व्यक्ति तो पैसा नहीं कमा पाएगा क्या? अगर व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं है तो पैसा नहीं कमा पाएगा क्या? बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन मैंने देखे हैं कि जिनके पास में जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी आज बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे है ना। मतलब एक तरीके से पोस्ट वैसे नहीं, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं बोल रहा मैं, लेकिन फिर भी समाज में एक अच्छे स्तर पे बैठे हैं। ठीक है, तो अर्थोपार्जन का साधन नहीं है शिक्षा, तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है। तो अपने आप ही ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी वाला ऑप्शन नहीं है ना। अब आपको इनमें से ढूंढना है, व्यक्ति को विद्वान बनाती है या फिर स्वावलंबी बनाती है। व्यक्ति को ना शिक्षा बनाती है स्वावलंबी, ये याद रखिएगा। विद्वान तो बनाती बनाती है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन होगा हमारा क्या, कि व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व है सबसे उत्तम माना गया है। तो देखिएगा, सबसे उत्तम जो कक्षा नेतृत्व है वो माना गया है कौन सा, प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला स्वरूप, लोकतांत्रिक या फिर प्रयोजनवादी। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा हमारा लोकतांत्रिक। इसको रटना पड़ेगा आपको, कोई उतना समझाने के लिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, वरना आपको समझाना पड़ेगा कि प्रभुत्ववादी क्या होता है, प्रयोजनवादी क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है। तो बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न को याद रखिएगा, अगर आता है तो लोकतांत्रिक आप लोग उत्तर करके आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावक मुलाकात दिवस ये क्या होता है भाई? अभिभावक मुलाकात मुलाकात दिवस ये होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता किस कक्षा में या किन कक्षाओं में पड़ती है? सबसे पहले तो प्राइमरी कक्षा, दूसरा है माध्यमिक कक्षा, तीसरा है सेकेंडरी कक्षा, और चौथा हमारा ऑप्शन है कॉलेजेस में। आपने खुद सोचिए कि कॉलेज में आपने कभी देखा है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग आप अपने माँ बाप को लेके आना, अपने माता पिता को लेके आना, नहीं देखा ना। तो ये तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉलेज वाला तो नहीं होगा। अब उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग मान लीजिए सेकेंडरी कक्षा में होमवर्क देते तो बच्चे करके लेके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मैं सीधा सीधा डायरेक्ट बोलूं तो ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है प्राइमरी कक्षा में, जहां प्राइमरी कक्षा कौन सी होती है, पहली क्लास से 5वीं कक्षा तक। ठीक है, तो इनमें ना बहुत आवश्यकता होती है किनकी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की। समझ में आया? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का जो टारगेट है वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का प्रसार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी। ग्रामीण क्षेत्र की बात कही गई है तो पहला जो लाइन है, पहला जो दो शब्द हैं वो बड़े ध्यान से याद रखिएगा भाई। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार। सुख सुविधाएं कभी भी, अब समझिएगा, आपको कुछ मतलब आता ही नहीं, आप शिक्षित है ही नहीं किसी चीज को भी, न तो चलाना आता है ना आपको कुछ। चलिए ऐसा समझिए, इसमें तो ये हो गया जैसे आपको ना मोबाइल चलाना, बटन वाला मोबाइल भी नहीं आता और आपके हाथ में आईफोन दे दिया। ठीक है, तो वैसी सी बात होगी कि ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करना है, नगरीय सुख सुविधाएं दे दी, तो उससे है ना प्रोग्रेस कैसे होगी? जब तक लोगों के मन में विकास की भावना नहीं जगेगी तब तक प्रोग्रेस नहीं
नहीं हो पाएगी ना, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया। तो ऑप्शन बी गलत होने से ये सभी वाला भी गलत हो गया। उच्च शिक्षा का प्रसार या फिर प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, जब तक प्राइमरी शिक्षा ही नहीं होगी तो बालक उच्च शिक्षा तक पहुंचेंगे कैसे? तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया, तो ऑप्शन ए बचा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है समर्पण एवं निष्ठा की, समर्पण है, माफ कीजिएगा, समर्पण एवं निष्ठा की, बिल्कुल सही है। दूसरा है आज्ञा पालन भाव की, आज्ञा का पालन करना होता है, जो भी मतलब कक्षा में ऐसे बोल दिया प्रधानाचार्य ने कि उस कक्षा में आपका कालांश है, उस कक्षा में आपका पीरियड है, तो आपको वो लेना पड़ेगा, तो आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा ना। ऑप्शन सी है योग्यता एवं ज्ञान की, अगर आप में योग्यता नहीं है, आप में ज्ञान नहीं है, तो आप अध्यापक बन कैसे गए? ठीक है, तो सी भी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा ये सभी वाला। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा रखते हैं। क्या आशा रखते हैं? सबसे पहला तो निष्पक्ष व्यवहार की, बिल्कुल सही। आपके कक्षा में कई बार ऐसा या तो अलग अलग धर्मों के लोग बैठे हैं या फिर उन्हीं धर्मों में अलग अलग जातियों के लोग भी आते हैं। ऐसा तो है नहीं ना कि केवल या तो ब्राह्मण के बालक पढ़ने आएंगे या फिर कई दलित के जो बालक है वो पढ़ने आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हर हर धर्म के लोग, हर प्रकार के, हर जाति के, हर समाज के लोग पढ़ने आएंगे ना, तो आपको निष्पक्ष व्यवहार करना है, बिल्कुल भी ऐसा पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होगा सहानुभूति एवं प्रेम का, बिल्कुल। बालकों से कभी भी आप लोग कठोर व्यवहार कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको सहानुभूति और प्रेम से ही बालकों से बात करनी होगी, उनसे उन्हीं उन्हीं भाषा में समझाना पड़ेगा। ऑप्शन सी है योग्यता एवं ज्ञान की। देखिए बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। एक तरीके से देखा जाए कि अध्यापकों से ना आशा तो यही होती है कि उन्हें कुछ सिखाए, लेकिन अभिभावक जो है ना वो ऐसे आशा करते नहीं है। ठीक है, वो केवल ये चाहते हैं कि बालकों से निष्पक्ष व्यवहार हो, सहानुभूति और प्रेम से व्यवहार हो, उसके बाद में चीजें होती रहेंगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी दिख रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन, ए व बी दोनों। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे अगर आपको किसी गंभीर विषय पे भाषण देने के लिए कहा जाए? टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न आप लोगों को इस प्रकार से हल करने हैं कि आप लोग समझिएगा कि आप खुद एक टीचर हैं, तब जाके ये जो प्रश्न है ये सोल्व होंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए। तो इसके बाद में ऑप्शन क्या, हमारे इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, मना तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। शहर से तैयार हो जाएंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे, तो टाइम भी नहीं मांगेंगे हम लोग। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि हम लोग शहर से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है या फिर असंभव है? आध्यात्मिकता क्या होती है? जैसे हमारे जो शास्त्र हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिवेश हैं, वेद पुराण उपनिषद, ठीक है, तो ये सब जो है इनकी शिक्षा जो होती है आध्यात्मिक शिक्षा होती है हमारे हिंदू धर्म में। तो हमारे हिंदू धर्म को ही मान के चलिए एक बार कि आज के वैज्ञानिक युग में, ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्या चाहेंगे कि आपके बच्चे को या आपको ऐसी शिक्षा दी जाए? तो बिल्कुल ये जो शिक्षा होती है बिल्कुल आवश्यक है। सबसे पहले असंभव तो है ही नहीं, असंभव तो कुछ है ही नहीं। पिछड़ापन नहीं मानेंगे क्योंकि ये बहुत आवश्यक होती है, इससे बालक के चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है, जो आध्यात्मिकता की शिक्षा है बहुत ही आवश्यक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखिएगा कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही। व्यक्तित्व का विकास होता है, बिल्कुल सही। आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ये सभी। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। आप लोग मान लीजिए खुद एक अध्यापक है, तो आप छात्रों को किस प्रकार से सरलता से सिखा पाएंगे? सबसे पहले अगर आप में कॉन्फिडेंस हो, तो कॉन्फिडेंस होगा तो ठीक है, लेकिन आपको अगर कुछ आता ही नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? ठीक है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे है। आप लोगों की अगर प्रस्तुति खराब है, आप लोग कुछ पढ़ा रहे हैं मतलब कॉन्फिडेंस में है आप लोग फुल, और दूसरी कक्षा के बालक को आप लोग पुस्तक है आपने हाथ में ले ली और रट्टा मार रहे हैं बस पुस्तक का फुल एकदम कॉन्फिडेंस में, तो वो चीज तो नहीं होगी ना। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान। अकेला ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, अकेला ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। आपको बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको ज्ञान है लेकिन वो आदर्श अध्यापक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में ना प्रस्तुति करने की कला नहीं है, प्रस्तुत करने की कला नहीं है, कंटेंट को प्रस्तुत करने की कला नहीं है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई विषय जो है वो आपके टीचर से समझ में नहीं आता,
आपके शिक्षक से समझ में नहीं आता, ठीक है? लेकिन आपका जो कक्षा साथी है, ठीक है? कक्षा का दोस्त है या कक्षा का सहपाठी जो है, वो आपको एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझा देता है। तो वो अच्छा वे क्या है, उसने ना प्रस्तुति अच्छी की है अपने कंटेंट की, ठीक है? ऑप्शन सी है प्रभावी व्यक्तित्व, बिल्कुल अभिव्यक्ति, माफ कीजिएगा, प्रभावी अभिव्यक्ति, बहुत सही, क्योंकि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रभावी अभिव्यक्ति। आपकी अगर अभिव्यक्ति, आपकी जो प्रस्तुति है, आपका जो कंटेंट प्रदर्शित करने की जो कला है, वो आपका पूरे जीवन भर साथ देगी अगर आप लोग अध्यापक के पेशे में जाना चाहते हैं तो, ठीक है? अगला प्रश्न देखिएगा, विद्यालयों में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? खेल जो है उनके आयोजन का विद्यालयों में उद्देश्य क्या होता है? छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, या छात्राओं नहीं आएगा, छात्रों आएगा, ठीक है? क्योंकि छात्रों जो शब्द है उसमें हम लोग दोनों को ही काउंट करते हैं, छात्र एवं छात्राएं, ठीक है? छात्रों को किसी कार्य में लगाना, या फिर यहाँ ओब्लिक करके लिख देता हूँ ताकि ज्यादा सही लगेगा थोड़ा, छात्र छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, तो बिल्कुल गलत है। आप लोग ना ऐसे बच्चा ना स्कूल पढ़ने गया है, कोई काम करने नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी है प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, एक बार के लिए सही हो सकता है। ऑप्शन डी है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो ये जब भी नाम दिखे आपको सर्वांगीण विकास, तो आपका आंसर वही होगा, कब? 92-99% आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, क्या? बालक का सर्वांगीण विकास, ठीक है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या धारणा है? छात्र संघ संगठन क्या होता है? ग्रुपिंग, ठीक है? क्या होता है? ग्रुपिंग, मतलब 10-15 ऐसे बच्चे मिलके एक संगठन बना लेंगे कि उनका एक तो लीडर होगा, ठीक है? उनका एक तो लीडर होगा और बाकी जो बच्चे हैं वो उसके पीछे पीछे रहेंगे, एक जो है उनको लीड करेगा। सबसे पहला ऑप्शन है, इससे कोई लाभ नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। कोई चीज होती है ना, उससे कुछ ना कुछ या तो लाभ होता है या तो कुछ हानि होती है। ऑप्शन डी बी है हमारा, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, बिल्कुल भी नहीं, दादागिरी नहीं फैलती इससे विद्यालय में। शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, ठीक है? एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन ये जो घटना है ये कॉलेजेस में होती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि पहली दूसरी कक्षा के बालक कहाँ लड़ेंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। और वैसे भी समझा देता हूँ, छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, जो लीडर होगा उसमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होंगी। जो बच्चे हैं, जो बच गए, वो भी सोचेंगे कि यार हम लोग भी एक दिन इस ग्रुप के लीडर बने, तो उनमें भी ना नेतृत्व का भाव जागेगा, ठीक है? तो नेतृत्व की भावना बढ़ती है किससे? छात्र संघ संगठन से। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है, सबसे पहला खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, या फिर कहानियां सुनाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट ना बच्चों के लिए होता है खेल के अवसर प्रदान करना, क्योंकि जब बालकों को आप खिलाओगे तो ऐसे समझिए प्री प्राइमरी क्लासेस हैं ये, प्री प्राइमरी मतलब आंगनवाड़ी वगैरह की उन क्लासों को समझिएगा कि बच्चा स्कूल क्यों जाएगा, उसको ना थोड़ा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। अगर वहां पे आप लोग स्कूल में गेम वगैरह खिलाओगे तो बालक स्कूल जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए खेल के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब आपको बायस रहना पड़ेगा, आप लोगों को खेल के अवसर विद्यार्थियों को देना ही पड़ेगा, ठीक है? एक अच्छे पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती हो परीक्षकों का निर्देश। परीक्षकों को क्या मतलब है? जो मतलब चेक करते हैं आपकी नोटबुक या परीक्षा, जिसको आप लोगों ने कोई टेस्ट दिया उसकी जो नोटबुक चेक करता है वो होता है परीक्षक, ठीक है? तो उसके लिए निर्देश मतलब क्या ही फायदा है। दूसरा, गृह कार्य के लिए अभ्यास, ये तो सभी पुस्तकों में होता ही है, एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि सही है। ऑप्शन सी है शिक्षकों के लिए निर्देश, ऑप्शन डी है प्रकरण की सूची बहुत से। देखिए ऑप्शन सी है ना वो बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग शिक्षकों के लिए निर्देश जब दोगे तो शिक्षक को आसानी होगी, और उसके बाद में वो बालकों को एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में समझा पाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? प्राइमरी शिक्षा की मुख्य दुर्दशा का कारण क्या है? सबसे पहला तो एकाकी परिवार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत रहना, ये भी नहीं है। बालकों का मतलब मोबाइल में लगे रहते हैं, पर इतना भी नहीं कि प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा ही हो जाए, ठीक है? ऑप्शन सी है गाइड पुस्तकों पर भरोसा, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है छात्र शिक्षकों का विषम अनुपात, बिल्कुल सही। ना मतलब क्या है कि जितने बच्चे हैं ना उन पे मतलब ऐसा समझिएगा, 40 बच्चों पे ना एक टीचर है, ठीक है? 40 बच्चों पे एक टीचर है, कहाँ पे? आरटी अधिनियम 2009 के अकॉर्डिंग। अभी भी वो पूरे नहीं है, 40 पे एक अवेलेबल है नहीं, लेकिन फिर भी आरटी कहता है कि 40 पे एक तो कम से कम रखो ही रखो, ठीक है? लेकिन ये भी ना बहुत ज्यादा हो जाता है, 40 बच्चों को एक अकेला शिक्षक ना कंट्रोल कर नहीं सकता, और अच्छा अगर आपको अध्यापन करवाना है तो 20-22 ही ज्यादा से ज्यादा बेस्ट है, ठीक है? तो इसीलिए जो विषम अनुपात है छात्र शिक्षक का जो अनुपात है, उसके कारण प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा
हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। सारे बच्चे 10 बच्चे हैं, उनकी 10 की एक ही समस्या है। 10 को ना मान लीजिए चैप्टर नंबर 5 नहीं आता, चैप्टर नंबर 5 नहीं आता, तो अब आप उनको कैसे समझाओगे? सबसे पहले एक-एक करके बिल्कुल नहीं, 10 बच्चों को एक-एक करके क्लास थोड़ी ना लोगे। दूसरा सामूहिक ढंग से, ठीक है, ये हो सकता है कि 10 के 10 को वापस से बैठाए क्लास में और पूरा चैप्टर पढ़ा दिया। ऑप्शन सी है, पहले छोटे बच्चों का, ये तो नहीं होगा, पहले बड़े बच्चों का, ये भी नहीं होगा, ठीक है। छोटे-बड़े से क्या होता है, क्लास में तो सेम ही क्लास में है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा कि जो आपकी सही आलोचना करता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित है। किस प्रकार का आप लोग उसके साथ में व्यवहार करेंगे? सही आलोचना क्या होती है? अगर आपने कोई गलती की, तो एक व्यक्ति आता है, वो आपको आपकी गलती बताता है, उस आपको समझाता है, ठीक है? तो वो होती है आपकी आलोचना करना, ठीक है? बुराई करना तो अलग होता है, बुराई तो चाहे आप अच्छा कर लें, कुछ भी कर लें, वो बुराई करता रहेगा। आलोचना होती है जब आप लोग गलती करते हैं, तो आपको समझाना, आपको आपकी गलती का एहसास करवाना। अगर आपके साथ में ऐसा कोई करता है, तो आप लोग क्या करोगे? आपको उसके साथ में मित्र का व्यवहार करोगे, एक मूर्ख के रूप में व्यवहार करोगे, एक आलोचना के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग ना एक मूर्ख के रूप में नहीं करके, न ही आलोचना के रूप में करके, न ही इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक मित्र के तौर पे आप लोग उसके साथ में अच्छा व्यवहार करोगे, क्योंकि मित्र की भांति वो आपको आपकी गलतियों का एहसास करवाता है। चलिए, आज के 20 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम लोग वापस से 20 प्रश्न और कर लेंगे। और सुबह 9 बजे हम लोग हिंदी विषय तो पढ़ ही रहे हैं, 1-2 दिन में हम लोग 1-2 दिन से जो जीके का पोर्शन है वो भी अपलोड करते रहते हैं, ठीक है? तो बीएसटीसी में अब की बार समझ लीजिएगा कि 500 पार तो पक्का है आपके नंबर, ठीक है? अगर आप लोग पूरे की पूरी क्लासेस देखते हैं तो 500 पार तो पक्का है। चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा भाई, ठीक है? हमें जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना है। तो सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी बढ़वाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है? नीचे भी लिखा है मैंने कि प्री डीएलएड या बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से कल। थैंक यू।